जोहार। मास्टर जी राउर के भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी। और बताइए घर परिवार सबका हालचाल कैसा है? घर परिवार खेत बाड़ी सब कर हालचाल तो एकदम बढ़िया है मास्टर जी। अच्छा। बाकी राउरे आपन और हमरे कर खेती से जुड़ल नया नया समाचार सुनाओ। एकदम जरूर सुनाएंगे। और किसान भाइयों, आप हमारे समाचारों की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं और दिखलाते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछुआ आवास योजना है मछुआरों के लिए कल्याणकारी। किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है किसान क्रेडिट कार्ड। छोटे मोटे कृषि कार्यों के लिए बेहतर है खुरपी। वैसे तो राज्य में मछुआरों के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, परंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण योजना है मछुआ आवास योजना। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले भूमिहीन मछुआरों के लिए पक्का आवास मुहैया कराने का प्रावधान है। वैसे सक्रिय मत्स्य पालक, मत्स्य उत्पादक प्राकृतिक जल संसाधनों में मछली पकड़ने और मत्स्य बिक्री में सक्रिय है। उनके लिए पक्के आवास की व्यवस्था के लिए मत्स्य विभाग झारखंड मछुआ आवास योजना चला रही है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले भूमिहीन मछुआरों को चयन में प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही आवास हेतु जमीन उपलब्ध रहने तथा कच्चे घर वालों को भी इस योजना द्वारा लाभ पहुंचाया जाता है। इसके लिए इच्छुक मत्स्य पालक मत्स्य विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के किसानों को खेती बाड़ी के कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करता है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड को जल्द से जल्द राज्य के सभी किसानों को उपलब्ध कराने की योजना है। फिर भी जिन किसान भाइयों का किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बन पा रहा है या नहीं बना है, वो इसे बनवाने के लिए आवेदन पत्र के साथ फोटो और वंशावली संबंधी प्रमाण पत्र या शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेजों के साथ प्रखंड कृषि विभाग, नजदीकी बैंक या किसान मित्र से संपर्क कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप, मानसिक असंतुलन, दस्त, पेचिश और सांप काटने इत्यादि के लिए दवा बनाने में सर्पगंधा के जड़ों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसके जड़ों की मांग देश विदेश के बाजारों में बहुत है। सर्पगंधा की खेती कर राज्य के किसान अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। सर्पगंधा की RS1 प्रभेद बेहतर उत्पादन देती है। इस प्रभेद को लगाकर राज्य के किसान लाभान्वित हो सकते हैं। RS1 सर्पगंधा के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माना जाता है। औषधीय पौधों की खेती करने वाले कृषक अप्रैल से मई माह तक इस प्रभेद के बीजों की बुआई नर्सरी में कर सकते हैं। समुचित जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सर्पगंधा के लिए उपयुक्त होती है। खेत की अच्छी जुताई कर जैविक खाद इत्यादि मिलाकर उसकी तैयारी कर लें। 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और अन्य उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 8 से 10 क्विंटल सर्पगंधा की सूखी जड़ प्राप्त की जा सकती है। सरसों की फसल को लाही कीट ज्यादातर नुकसान पहुंचाते हैं और कृषकों को हानि उठानी पड़ती है। लाही से सरसों की फसल को बचाने के लिए कृषक कौन से उपाय करे, आइए जानते हैं बेहतर तकनीक में। लाही कीट से सरसों की फसल को काफी नुकसान होता है। कीट लगने पर तुरंत इसके नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। यदि फसल पर लाही के लक्षण दिखे तो मिथाइल डिमेटोन या क्विनलाफास नामक दवा की अनुशंसित मात्रा का फसलों पर छिड़काव लाभप्रद होता है। इन दवाओं के प्रयोग से किसान लाही पर नियंत्रण पाकर सरसों की अच्छी उपज पा सकते हैं। बगीचों, खेतों में छोटे मोटे कार्यों के लिए बहुत ही उपयोगी उपकरण है खुरपी। ये दिखने में तो काफी छोटा होता है, परंतु इससे अनेक तरह के काम लिए जा सकते हैं। सामान्य सा दिखने वाला ये छोटा सा कृषि औजार है खुरपी। यह औजार बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है। लोहे से बने खुरपी में आगे का भाग धारदार होता है और पकड़ने वाले स्थान पर 5 इंच का लकड़ी का हथौड़ लगा होता है। इस औजार से कोड़ाई, निकाई इत्यादि कार्य आसानी से किया जा सकता है। खुरपी बाजार में आसानी से उपलब्ध है।
कृषि समाचार में अब बारी है कृषि जगत के एक सफल व्यक्तित्व से मिलने की। तो आइए मिलते हैं सफल किसान से। कुछ खेती कर लेता हूँ, जैसे धान है, आलू हैं, गेहूँ हैं, और इससे मैं अपने बाल बच्चे को भरण पोषण कर रहा हूँ। जहाँ तक हो रहा है पढ़ाई लिखाई भी कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं कृषि विज्ञान केंद्र से परामर्श भी आके कभी कभी लेता हूँ, हमारे जो कि सुजानी में है, और इसी से अपना बाल बच्चा को भरण पोषण कर रहा हूँ, पढ़ा लिखा रहा हूँ। और मैं किसान भाइयों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि तकनीकी ढंग से खेती बाड़ी करें, और आप लोग भी अपने बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाएं और गुजर बसर कराएं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियों में अनाजों के भाव सामान्य रहे। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अभी कुछ समय तक अनाजों के भावों में स्थिरता रहेगी। वहीं सब्जी बाजारों में हरी सब्जियों के महंगे होने के आसार दिख रहे हैं। आलू और प्याज के भाव सामान्य हैं। वहीं कुछ प्रमुख अनाजों के आज के भाव पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2400 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 2800 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5900 रुपए से लेकर अधिकतम 6800 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 3800 रुपए से लेकर अधिकतम 4100 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 5900 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8800 रुपए से लेकर अधिकतम 9200 रुपए। आलू न्यूनतम 800 रुपए से लेकर अधिकतम 1000 रुपए और प्याज न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो मास्टर जी समाचार में तो इतना बढ़िया बढ़िया एकदम नया नया जानकारी रौरे दे देली, एकदम किसान मनकर फायदा वाला बात बताया देली है कि नहीं भाई। मौसम का हाल चाल और जो मंडी भाव है वो सारी जानकारियां तो हम देते ही हैं। आप बताइए क्या और आपको कौन सी जानकारियां चाहिए? हाँ मास्टर जी, वैसे तो हमारे टीम पूछे ले इतना सवाल रहेला कि ओकरो बारे में सोचे पड़ेला कि कौन के पहले पूछो कौन के पाछे पूछो। तो जब तक हम सोच ले कि कहाँ के पहले पूछो, हमके बुझाला एक ठो विराम ले ले चाहिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो किसान भाइयों आप बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं इस छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद सब देखो मना के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, और पार्वतिया जी आपका भी बहुत स्वागत हाँ है। मास्टर जी रौर भी, और हमके बुझाला हमारे सवाल कर भी स्वागत होए चाहिए। बिल्कुल करते हैं आपका सवाल का स्वागत। तभी तो जानकारी बड़ी हमरे कर है कि तो स्वागत है आपके सवाल का। तो मास्टर जी हम पूछे खोजत रही कि ये जे खेत
में पौधा मन के तनी ढाइप ढाइप के रखे ना, काला के कहे ना कि ओकर से पटवन में मैंने पानी बचाल जाए। अच्छा, आप मल्चिंग की बात कर रही हैं? हाँ, शायद हो है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो किसान भाइयों देखिए, ये एक मल्चिंग जो विधि है, हमारे खेतों में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की, और पानी हमारे पौधों को चाहिए और ज़्यादा समय तक नमी बने रहे, तभी आपका पौधा बहुत अच्छा स्वस्थ और फसल काफ़ी अच्छी होती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि पानी को जो वाष्पित होता है, उड़ता है, उससे बचाया जाए, और इस विधि को कहते हैं मल्चिंग। इस विधि का क्या तरीका है, कौन कौन से उपाय हैं, इन तमाम बातों की जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। तो चलिए हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर सनत कुमार सवैया के पास चलते हैं और लेते हैं ये जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र पश्चिम सिंहभूम जगन्नाथपुर में है, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर सनत कुमार सवैया। ये हमें जानकारी देंगे कि कृषि में मल्चिंग का क्या उपयोग है। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारे सबसे पहले किसान भाइयों को बताइए कि मल्चिंग है क्या? मल्चिंग है, उसको हम लोग जैसे बोलते हैं कि ऊपर से हम लोग ढक देते हैं, उसी को हम लोग मल्चिंग बोलते हैं। तो इसके लिए अब मल्चिंग हम क्यों करेंगे, इसका कारण क्या है? तो मल्चिंग करने से जो हम पानी दे रहे हैं वो आपका सही उपयोग होगा। एक तो हम पानी कम देंगे तो उस समय भी आपका बढ़वार आपका अच्छा हो जाएगा। जैसे इसके हम लोग प्लास्टिक से मल्चिंग करते हैं, फिर उसके बाद आप पुआल से भी कर सकते हैं, फिर सूखा पत्ती से कर सकते हैं। अब जिससे चाहे उससे कर सकते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य वही है कि हम पानी की बचत करें, इसके लिए हम मल्चिंग करते हैं। हाँ, जैसे फिर आप लोग प्लास्टिक से मल्चिंग करते हैं तो उसमें आपका एक टेम्परेचर उसका मेंटेन होता है, दूसरा वहाँ पे जो घास है आपका उग नहीं पाएगा। क्यों नहीं उग पाएगा? क्योंकि आपका जो रोशनी है वो अंदर नहीं जा पाएगा, तो अंदर जो घास हैं उनको रोशनी नहीं मिल पाएगा, तो लास्ट में वो मर ही जाएंगे। और दूसरा है आपका टेम्परेचर वहाँ का मेंटेन रहता है। जैसे अभी गर्मी बढ़ेगा, गर्मी पड़ने से आपका ज़मीन का टेम्परेचर आपका 50-55 तक पहुँच जाता है, तो क्या होता है, आपका मर जाता है, पौधा भी मर जाएगा, और वहाँ पे जो आपके जीवाणु हैं वो भी मर जाते हैं। तो उनसे बचाने के लिए ये बहुत अच्छा कारगर उपाय है कि आप उसको प्लास्टिक से मल्चिंग कर दिए। और दूसरा आपका है, जैसे पुआल से करते हैं या पत्ती से करते हैं, तो आपका ये पुआल जो या पत्ती आप डाले हैं वो बाद में आपका सड़ के वही आपका खाद का काम करने लगता है, तो वही फिर आपका ऑर्गेनिक आपका खाद बन गया। तो इस तरह से आपका एक तो हो गया, आपका पानी का बचत हो गया, दूसरा वही आपका खाद भी बन गया। तो इस तरह से इसका फ़ायदा आपको ज़्यादा होता है। और इसी में आपको बता दें कि अगर हम जैसे करंज का पत्ता से मल्चिंग करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि करंज के पत्ता में आपका 2.5% यानी 2.5% आपका नाइट्रोजन होता है। तो ये नाइट्रोजन सीधा आपको भूमि में चला जाएगा, आपका पौधों को मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम करते हैं, जैसे आप इमली का पत्ता है, उस पर भी आपका नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, तो इमली का हम देखते हैं आपका बहुत ज़्यादा गांव में मिलता है, उसी को हम कलेक्ट कर लें और उसको खेत में डालें, मल्चिंग की तरह डालें, तो इस तरह से आपको दोनों काम हो जाएगा। एक पानी का बचत हो जा रहा है, दूसरा आपका टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, तीसरा खाद भी आपको मिल जा रहा है। इस तरह से आपका तीनों काम एक ही चीज़ से हो जाएगा, मल्चिंग से हो जाएगा। तो ये हर एक फसल में मल्चिंग संभव है क्या? हर एक फसल में भी संभव है। जैसे सब्जी में तो करते ही हैं, दूसरा फसल मकई है, मकई में करते हैं हम लोग। जैसे आपका मकई लिए, उसके बाद दूसरा फसल ले रहे हैं, तो जो पहले का जो मकई था उसको काट के उसको गिरा दीजिए, उससे आपका मल्चिंग हो गया। फिर उसके बीच में दूसरा फसल लगा दीजिए, इस तरह से आप मल्चिंग कर सकते हैं। आप दूसरे फसल में भी, सब्जी में तो होगा ही आपका, साथ में अन्य फसल में भी आपका मल्चिंग हो सकता है। मल्चिंग के माध्यम से हमारे किसान भाई पानी का बचत कैसे करें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खेती में फसल ले सकें? पानी देते हैं जितना हम लोग देते हैं उसका सिर्फ 20% ही पौधों को मिल पाता है, और वही चीज़ आपको गर्मी में और भी आपका कम हो जाता है, 15% 10% तक आ जाता है, क्योंकि आप दिए और थोड़ा देर के बाद आपका गर्म से वो उड़ गया और ख़त्म हो गया। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग मल्चिंग कर रहे हैं। तो आपका जो 20% या 10% जो आपका
उपयोग हो रहा है उसको हम लोग बढ़ा देते हैं। इसमें ज़्यादा देर तक आपका नमी ज़मीन में बरकरार रहे, उसको डायरेक्ट धूप नहीं लगने देते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ का टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता है। टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता आपका, तो आपका इवेपोरेशन जो हो रहा है वो कम हो जाएगा, लॉस कम होगा। तो इस तरह से हम पानी का बचत करते हैं और ज़्यादा देर तक आपका पानी मिट्टी में बरकरार रहेगा। जैसा कि आपने बताया कि मल्चिंग के माध्यम से वहाँ के जो पौधे हैं उनका सड़न गलन हो जाता है, साथ ही बहुत सारे जीवाणु मर जाते हैं। तो मल्चिंग से में उर्वरा शक्ति, मतलब जिस कहने का मतलब उर्वरकों का प्रयोग बहुत कम हो जाता है क्या? हम वहीं पे जैसे हम कार्बनिक दे रहे हैं, जैसे कोई सड़ा गला रहे हैं, मल्चिंग जैसे पुआल दिए या पत्ती दिए, तो वही आपका सड़ के जो वहीं पर खाद बन जा रहा है, तो खाद का सप्लाई वहाँ से हो जा रहा है। तो हम एक्स्ट्रा बाहर से फिर जो रासायनिक खाद है उसको कम कर देंगे, कम मात्रा में देंगे उसको। इस तरह से आपको उधर से बचत भी हो जा रहा है। मल्चिंग तो सब्जियों में हमने आप बताया इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। इसका फल बागीचों में भी मल्चिंग की उपयोगिता है क्या? जैसे पेड़ है, आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, जो भी पेड़ हो, तो उसमें भी हम लोग मल्चिंग करते हैं। तो जितना आपका उसका जड़ क्षेत्र है उस एरिया को हम लोग ढक देते हैं, है ना। वही आप जिससे ढकना चाहे, प्लास्टिक से ढकना चाहिए या पुआल से करना चाहे, उसको ढक दीजिए। इस तरह से उसमें भी हम लोग मल्चिंग करते हैं और उसमें भी आपका पानी का बचत होगा, वही आपका खाद बनेगा सड़ के। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो मास्टर जी, मल्चिंग के बारे तो बड़ा बढ़िया से जानकारी मिल गया। हमके बुझाला कि हमरे किसान भाई मन ले बहुत फायदेमंद रही कि अपन पानी के बचाए के कम पानी में बढ़िया फसल लेवे पार में। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर्वतिया जी, अब ये बताइए कि आपका और दूसरा कौन सा सवाल है? अच्छा, हमके बताओ कि और के टमाटर किसन लागेला? टमाटर? हाँ? अरे हमारे सारे दर्शकों को टमाटर बहुत अच्छा लगता होगा। हाँ, और सभी लोगों के लिए पसंदीदा चीज है। हाँ, और खेती भी हमके बुझाला के किसान मन बहुत करे ना ओकर, है नी। तो लेकिन ओकर बीज अगर तैयार करे है, तो उके कैसे करल जाए ताकि हमरे किसान मन के बीज ले परेशानी ना उठाए पड़े? सेकर बारे बताइए। क्या बात है, क्या बात है। देखिए किसान भाइयों, ये जो हमारी पर्वतिया जी हैं, ये बहुत सही समय पर सही सवाल करती हैं और आपके बहुत काम के सवाल करती हैं। आप जानते हैं कि टमाटर की खेती आप बहुतायत में करते हैं और इसकी कई किस्में हैं, देशी किस्म भी है और जो कृत्रिम किस्में हैं ये सब भी है, शंकर किस्में भी हैं। तो इन तमाम किस्मों के बीज आप अगर खुद उत्पादित करेंगे तो आप ज़्यादा फ़ायदा इसका उठा सकते हैं। तो चलिए अपने विशेषज्ञ डॉक्टर AK सिंह के पास चलते हैं और जानते हैं ये तकनीक कि आप शंकर और देसी नस्ल के टमाटरों का बीज उत्पादन खुद कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज हार प्लांडू में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के प्रधान वैज्ञानिक और हार प्लांडू के ही प्रधान डॉक्टर AK सिंह। ये हमें जानकारी देंगे कि टमाटर के सामान्य एवं संकर बीज का उत्पादन कैसे करें, उसकी क्या तकनीक है। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जोहार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने टॉपिक चुना है कि सामान्य एवं संकर टमाटर की बीज, तो सामान्य बीज और संकर बीज में क्या अंतर होता है, ये हमारे सबसे पहले किसान भाइयों को बताएं। देखिए, हम सबसे पहले तो किसान भाइयों को बताना चाहिए था, जितनी भी सब्जी फसलें हैं या दूसरी भी फसलें में, उसमें बीज का अपना आधे का योगदान होता है। अगर हमारे किसान भाइयों को अच्छे गुणवत्ता वाले उच्च कोट के अच्छी किस्मों के बीज मिल जाते हैं तो उनकी समस्या आधी अपने आप ही हल हो जाती है। 2 तरह के बीजों का प्रयोग किसान भाई करते हैं, जैसा आपने कहा, एक सामान्य बीज होता है, एक संकर बीज होता है। सामान्य बीज में क्या होता है कि उसी एक ही किस्म के बीज को हम बहुत थोड़े मेहनत से कम में पैदा कर लेते हैं और उसको किसान भाई आसानी से कर सकते हैं।
जबकि इसके विपरीत जब संकर किस्मों की बात करते हैं तो संकर बीज क्या होता है, संकर किस्में संकरण के द्वारा पैदा की जाती हैं। इसमें एक ही फसल के 2 योग्य नर और मादा किस्मों को क्रॉस करके हम संकरण करके हम लोग एक नई किस्म बनाते हैं जिसे हम संकर किस्म कहते हैं। इसमें किसान भाइयों को एक नर किस्म और मादा किस्म दोनों को ज़रूरत पड़ती है और तकनीकी ज्ञान भी बहुत ही आवश्यक है, तभी जाके वो संकर बीज बना पाएंगे। हाँ, जैसा कि अभी आपने बताया कि तकनीकी ज्ञान बहुत आवश्यक है, तो वो कौन सी बारीक तकनीक है जो कि हमारे किसान भाई अपने से कर सकें? यहाँ तो आप लोग अपने प्रयोगशाला में भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे किसान भाई अपने खेतों में इसको कैसे आसानी तरीके से कर सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ किसान जो भी बीज उत्पादन हम लोग संकर बीज उत्पादन करते हैं, हमारी सब सामान्य रूप से कार्य करने वाले जो हमारी महिलाएं हैं या पुरुष हैं वही करते हैं। इसमें संकर बीज उत्पादन में हम लोग अगर नर और मादा दोनों किस्मों को लगाते हैं। अगर हम 5 से 6 पौधों का संकरण करना है तो 6 पौधे अगर मादा के हैं तो उसके लिए 1 पौधे नर का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम जा कर के संकर बीज को बना सकते हैं। और इसके रोपाई का सही समय अगस्त सितंबर में हम नर्सरी में पौधे डालते हैं और सितंबर के आखिरी तक लगा देते हैं। तो इस तरह से हम देखें, रोपाई के बाद करीब 60 दिन के बाद 40 से 45 दिन में फूल आना शुरू हो जाता है। तो हम टमाटर का फूल जो होता है सुबह के समय खिलता है। तो संकरण के लिए सबसे जो मुख्य रूप से हमको ज़रूरत पड़ती है, एक चिमटी चाहिए, कोई रुई चाहिए, टैग चाहिए और एक तस्तरी जिसमें हम पराग इकट्ठा करते हैं। तो जैसे ही फूल खिलता है, टमाटर का फूल सुबह 6 बजे खिलता है। फूल खिलने के बाद जो मादा किस्म है ये करीब 18 घंटे तक इसमें परागण हम लोग कर सकते हैं। तो और जो परागण का सही समय होता है वो दिन का ही समय 8 से 11 के बीच करना चाहिए, क्योंकि इसी बीच नर के जो हमारे किस्म है उसमें से पराग का स्फुटन होता है और जो कि परागण में सहायक होता है। तो किसान भाइयों, तो सबसे पहले हम बताएं कि रोपाई के 40 दिन बाद फूल निकलेंगे और फूल को खिलने से पहले, मादा फूल को हम लोग खिलने से पहले ही निशान चिन्हित कर करके उसमें नर भाग को काट के निकाल देते हैं। इसको हम लोग निपुंसीकरण कहते हैं। अच्छा। निपुंसीकरण करने से क्या, फिर उसको दोबारा फिर उसी फूल को ढक देते हैं। दूसरे दिन सुबह जब नर फूल खिलता है तो हम लोग उसमें से पराग इकट्ठा करते हैं। पराग इकट्ठा करने के लिए छोटे स्तर पे किसान भाई चिमटी की सहायता से परागकण निकालते हैं और उसको मादा पुष्प के जो हमारा मादा अंग होता है उसमें सटा करके फिर रुई से ढक देते हैं। रुई से इसलिए ढक देते हैं कि दूसरे पराग किस्मों का पराग उड़ करके इसके ऊपर ना आए। इस तरह से एक परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और फिर फूल को ढक देते हैं। और 4 से 6 दिन के बाद अगर हम फूल रुई गिर भी गई ढकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब फल लगने के बाद हम लोग वहाँ टैग लगा देते हैं। टैग, और इसके बाद करीब 60 दिन के बाद वो फल पक के जब तैयार हो जाता है तो उस समय इसको हम लोग बीज को निकालते हैं। बीज निकालने के लिए किसान भाइयों सावधान, जैसे हम खाने के लिए टमाटर का प्रयोग करते हैं उसी तरह उसी अवस्था पे बीज के निकालने के लिए भी टमाटर की तोड़ाई की जाती है। हम लोग टमाटर से बीज निकालने के सबसे आसान तरीका हम लोग करते क्या है कि फल को काट करके रात भर पानी में भिगो देते हैं। ऐसा करने से फल में फर्मेंटेशन हो जाता है और सुबह के समय क्या करते हैं, बीज को मसल के हाथ से निकाल देते हैं। पानी से धुलाई करने के बाद उस बीज को हम लोग कपड़े से छान करके धूप में सुखा करके भंडारित करते हैं। एक और तकनीकी है किसान भाइयों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो अगर 6 से 8 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो 1 किलोग्राम बीज के लिए काफ़ी होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करने से आधे घंटे के अंदर ही बीज जो है गूदे से अलग हो जाता है। अगर बड़े पैमाने पे कर रहे हैं तो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी प्रयोग करने की सिफारिश करते हैं। बीज निकालने की एक और विधि भी है। अगर आप बड़े पैमाने पे संकर बीज उत्पादन करने जाएंगे तो बीज 1 किलोग्राम बीज के लिए हम लोग 6 से 8 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम लोग 1 कुंटल बीज फल को बीज निकालना है तो 60 से 70 ml जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लगेगा उसमें। इससे आधे घंटे में ही बीज गूदे से अलग हो जाता है और इसके बाद पानी से धुलाई करके बीज को सुखा लेते हैं। अगर हम पूरा देखें तो एक फल से करीब हम लोग 45 से 60 बीज ही मिल पाता है और एक पौधे में अगर 1 किलोग्राम फल हम लोग लेते हैं अधिक से अधिक, इससे अधिक ले नहीं सकते हैं, नहीं तो संभव भी नहीं है, तो एक पौधे से हम लोगों को 45 से 60 ग्राम बीज मिल जाता है। और इस तरह से अगर पूरे हेक्टेयर की हम लोग बात करते हैं तो 1 हेक्टेयर से किसान भाई 90 से 120 किलोग्राम संकर बीज का उत्पादन कर सकते हैं। 90 से 120 किलोग्राम बीज के उत्पादन के लिए हम लोगों को करीब 30,000 पौधे की ज़रूरत, जो कि 1 हेक्टेयर में करीब लगता है। 30,000 पौधे से इतना बीज निकलता है।
हम लोगों ने देखा है कि अगर उत्पादन लागत देखते हैं तो करीब 1 से 1.5 लाख रुपए की उत्पादन लागत आती है और 5,000 रुपये किलो के दाम से भी अगर किसान भाई, जो कि संकर बीज तो आजकल 6,000, 10,000, 20,000 रुपये किलो बिक रहा है, तो किसान भाई इससे अगर हम 2 से 2.5 लाख रुपए के जो आमदनी, शुद्ध आमदनी होती है 1 हेक्टेयर से कर सकते हैं। एक सूचना और भी मैं किसान भाई को देना चाहता हूं, आपके झारखंड में ही अभी सरायटोली गांव में जो हमारे किसान भाई हैं, एडवेंटा हाइब्रिड सीड कंपनी जो है संकर बीज किसानों से ही बनवा रही है। जितने भी हमारी निजी क्षेत्र के संकर बीज कंपनियां हैं या बीज कंपनियां हैं, वो लोग बहुत सारा बीज किसानों से ही उनके खेत पे ही बनवाते हैं। और जैसा हम अभी गए सरायटोली, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, कभी यहाँ से पलांडू से करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पे वो गांव है, आप लोग खुद भी जाके वहाँ देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं संकर बीज का उत्पादन कर रही हैं। एडवेंटा हाइब्रिड सीड कंपनी ने नर और मादा किस्म उनको दिया हुआ है और जो भी बीज वो पैदा करेंगे 6,000 रुपये प्रति किलो की दर से कंपनी खरीद के फिर अपनी लागत लगा के आप लोगों को, किसानों को बेचेगी। तो किसान भाई देख रहे हैं कि कितना फ़ायदा संकर बीज उत्पादन में है। इस तरह से अगर आप संकर बीज उत्पादन न भी कर पा रहे हैं तो हमारे बागवानी केंद्र से जो भी हमारी किस्में निकली हैं, सामान्य किस्में, स्वर्ण लालिमा है, स्वर्ण नवीन है, इसका भी सामान्य बीज बहुत ही आसानी से आप अपने खेतों पे करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार किसान भाई। तो मास्टर जी, हमारे के जी विशेषज्ञ रहे, इतना बढ़िया से बता दिले कि बीज के कैसे हमरे राखो, कैसे बनाओ, तो हमके तो बुझाला कि किसान भाई मन ले बड़ा बढ़िया रही कि अपने से बीज भी बना लेबे। हमको लगता है हमारे किसान भाई इसका फायदा भी उठाएंगे। हाँ, और का कहना ओकर बीज बनाबे फिर फसल लेबे, है कि नहीं? बिल्कुल। तो हमके बुझाला किसान भाई मन राउर के अगर तनियो सुन दिक्कत बुझात है कि विशेषज्ञ जे बताला ऐसे कर में कोनो छूट गेलक, नहीं बुझे पारली, तो ओकर बारे में तो लिख के खबर करे कोई कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि हम तो चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, इसमें वो कौन से सुधार चाहते हैं, कौन से नई बातें जोड़ना चाहते हैं, इन तमाम बातों को खत के द्वारा जरूर लिखें। और चिट्ठी लिखे ले तो पता बताए कोई। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो पता आपने नोट कर लिया होगा, है ना? और अपन सब हाल समाचार, सवाल, सुझाव जे कुछ भी लिखेगा सबके लिख के भेज दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप स्वस्थ रहें, आपके पशुधन स्वस्थ रहें, आपके खेतों में हरियाली रहे, इन तमाम शुभकामनाओं के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम आपसे यहीं पर अनुमति चाहती है। जोहार।